डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने इस ट्रिकी बायोगुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं सुमित त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, कल यानी पिछले वाले वीडियो में जो है मैंने आपसे प्रश्न पूछा था और मैंने आपसे कहा था कि पेलियोबॉटनी कहाँ स्थित है भारत में। तो आपने जो है बताया था कि बीरबल साहनी पेलियोबॉटनी इंस्टीट्यूट लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है। जी हाँ। और आज की जो बातें हम करेंगे, आज की चर्चा हमारे बीच रहेगी वर्गीकरण को लेकर कि वर्गीकरण किस तरह से है, किन वैज्ञानिकों का इसमें योगदान है और कहाँ कहाँ से है। तो अगर वर्गीकरण की हम बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस साहब को माना जाता है। और कैरोलस लिनियस साहब ने जीवों को वर्गीकरण की दृष्टि में रखा। वर्गीकरण के लिए इन्होंने दो जगत पद्धति बनाई थी। जब कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण किया था तो इन्होंने ये कहा कि संसार में जितने भी जीव प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं वो सभी पौधों की श्रेणी में आएंगे और जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं वो जंतुओं की श्रेणी में आएंगे। तो इन्होंने दो किंगडम बनाए थे। इन्हीं को द्वि किंगडम सिस्टम के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ इन्हीं को द्विनाम पद्धति का जन्मदाता भी कहा जाता है। जी हाँ, कैरोलस लिनियस से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां हैं। कैरोलस लिनियस वर्गीकरण के लिए जो एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर ये ना रहे होते तो शायद आज हमारे और आपके बीच में वर्गीकरण पढ़ने में काफ़ी असुविधा हो रही होती। वर्गीकरण बनाने का उद्देश्य ही यही था ताकि हम और आप या आगे आने वाली पीढ़ी इसको बड़ी सहजता से और आसानी से समझ सके। क्योंकि वर्गीकरण की इतनी व्यवस्थाएं हैं, यानी कि इतनी जातियां हैं, इतनी स्पीसीज हैं, उन्हें एक साथ याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। और जब एक साथ याद करना मुश्किल है तो अगर बिना किसी सिस्टमैटिक तरीके से हम याद करेंगे तो नहीं याद कर पाएंगे। अच्छा, अगर हम और बात करें कैरोलस लिनियस के बारे में तो ध्यान रखिएगा कि कैरोलस लिनियस ने एक अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। जी हाँ, स्पीसीज प्लांटेरम कैरोलस लिनियस की ही पुस्तक है। और इन्होंने उसमें ये बताया कि द्विनाम पद्धति, यानी कि जब हम किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम रखते हैं तो वो दो नामों पर आधारित है। जी हाँ, दो नामों पर आधारित है। एक नाम होता है उसके वंश का, यानी जिसे अंग्रेजी में जीनस कहते हैं। दूसरा नाम होता है उसका जाति का, जिसे स्पीसीज कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आखिर ये वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं, दरअसल जब हम नामकरण की व्यवस्था देखते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि हम जब कोई भाषा इस्तेमाल करते हैं तो वो साधारण नामों की श्रेणी में आता है। जैसे हम जो है बैगन, आलू, ये सभी कहते हैं। आदमी कहते हैं गाय, घोड़ा, भैंस, ये जामुन, आम, ये अलग अलग पौधों के अलग अलग साधारण नाम। साधारण नाम वो होते हैं जो किसी स्थान विशेष पर स्थानीय लोगों द्वारा बोले जाएं। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक स्तर पर बोलें, यानी अपने भारत में ही आप अगर चर्चा करें तो जैसे उत्तर प्रदेश में आम को आम कहते हैं, लेकिन अगर यही जो है उत्तर भारत में चले जाइए, गुजरात इलाके में चले जाइए तो वहाँ आम को केरी कहा जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश में प्याज कह रहे हैं तो इसी को दूसरे जगहों पर, यानी अपने भारत में ही और जगहों पर इसे कांदा के नाम से जाना जाता है। तो क्या ये सही है? इस असुविधा से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक नामकरण की विधि बनाई। अब वैज्ञानिक नामकरण की विधि बनाने में क्या योगदान रहा और किस तरह से उन्होंने व्यवस्था की, समझिए। किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम में दो व्यवस्थाएं थी। एक उसके जात का नाम होना चाहिए और एक उसके वंश का नाम होना चाहिए। नामकरण की पद्धति का इस जो शुभारंभ है वो कैरोलस लिनियस की किताब स्पीसीज प्लांटेरम की किताब में जो है दिया गया है। उनके 10वें एडिशन, 10th एडिशन, यानी उनकी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 10वें एडिशन में इसकी चर्चा की गई है। द्विनाम पद्धति में जो पहला नाम होता है वो उसके वंश का, यानी जीनस का नाम होता है और दूसरा नाम जात का होता है। अभी मैं आपसे उदाहरण के रूप में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम नामकरण की व्यवस्था देखें कि नामकरण जो वैज्ञानिक नाम रखते हैं तो कैसे रखते हैं या किस तरह के नामों को जब वैज्ञानिक नामकरण रखते हैं तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए या नियम क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो वैज्ञानिक नाम रखते हैं तो वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होना चाहिए या इटली भाषा में होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर आपके मन में प्रश्न उठे कि ऐसा क्यों, तो ध्यान रखिएगा कि जो लैटिन भाषा है एक डेड लैंग्वेज है, यानी मृत भाषा है। पहले समय में बोली जाती थी, लेकिन अब इसको साधारण बोलचाल की भाषा में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल बातचीत में नहीं करते हैं, तो ये अब डेड लैंग्वेज हो गई। उसी को उठाकर जो है साइंस में इसको रख लिया गया है। साथ ही साथ अब इस भाषा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये कारण जो है ताकि हम उसी को यथावत और बिना किसी रुकावट के उसको याद कर सकें और समझ सकें।
दोस्तों जब नामकरण किया जाता है तो दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि नामकरण में जब भी हम पहला लेटर लिखें, चाहे जीनस का चाहे स्पीसीज का, तो पहला लेटर जो है जो वंश का जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और उसके बाद सभी स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे। बाय द वे, अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर से लिख रहे हैं, कंप्यूटर में नाम किसी भी जीव का, जाति का नाम जो है कंप्यूटर में लिख रहे हैं, वो भी वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, तो उसको तिरछा लिखा जाता है। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो हाथ से लिखने के दौरान उसको लिखने के बाद, यानी पेन से अगर आप राइट कर रहे हैं तो पेन से लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया जाता है। अगर इसके बाद अगर कोई भी वैज्ञानिक अपना नाम चाहे तो वो कहाँ लिखेगा? जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर किसी भी चीज की डिस्कवरी की या आपने किसी भी नए जीव की डिस्कवरी की, तो अपना नाम कैसे इंक्लूड करेंगे? तो जब स्पीसीज यानी जात का नाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप शॉर्ट फॉर्म में, पूरा नाम नहीं, आप शॉर्ट फॉर्म में अपना नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप किसका नाम लिखते हैं? जात का, वंश का नाम लिखते हैं, फिर जात का नाम लिखते हैं, फिर अपना नाम लिखते हैं, यानी वैज्ञानिक अपना नाम लिखता है। इसी तरीके से अगर मैं उदाहरण दूं कि आम, जो कि भारत में जो है इसकी स्पीसीज भारत में भी है, तो आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। यह नाम दिया था कैरोलस लिनियस ने। तो अब अगर इनको अपना नाम लिखना हो तो आप ये लिखते हैं मैंगीफेरा इंडिका लिन, LINN और डॉट, क्योंकि अब इनका नाम साइंटिफिक नेम जो सबसे अंतिम में है वो हो गया, यानी कि ये साइंटिस्ट का नाम। इसी तरीके से अगर और हम बात करें कि इसमें जो स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज है, जीनस यानी वंश और स्पीसीज यानी जात, तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि वर्गीकरण की इकाई क्या होती है? तो वर्गीकरण की इकाई दोस्तों होती है जात यानी स्पीसीज, और वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो होती है किंगडम यानी राज्य या जगत के नाम से इसे जाना जाता है। अगर हम पौधों के वर्गीकरण की बात करें तो पौधों के वर्गीकरण को थ्रियोफेस्टस नामक वैज्ञानिक ने जो है इसमें सहभागिता की थी, और थ्रियोफेस्टस को ही वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि पौधों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है किन्होंने? थ्रियोफेस्टस ने पहली बार, और एक बेहतर योगदान दिया, क्योंकि हमारे पास जो स्पीसीज अभी जातियों की संख्या ज्ञात है वो लगभग 1.5 लाख से अधिक जातियां हमारे पास ज्ञात हैं, और तमाम इतनी जातियां हैं जो कि अननोन है, यानी अभी हैं लेकिन जानकारी में नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले टर्न पे फिर मुलाकात होगी और एक नए तथ्य के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो वीडियो को दोस्तों शेयर करना न भूलें ताकि हम आपके साथ लगातार जुड़े रहें और इस तरह के रोचक तथ्य आपके सामने आते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रिकी बायो गुरु विद सुमित त्रिपाठी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।